हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर यानी पादप प्रजनन में टॉपिक चल रहा था स्वपरागित फसलों में प्रजनन की विधियां, यानी मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, यानी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ब्रीडिंग के मेथड चल रहे थे, जिसमें अपने इंट्रोडक्शन यानी पादप पुष्पस्थापन का डिस्कस हो चुका है। उसके अलावा अपने सिलेक्शन के जैसे अपने दो मेथड की बात की थी, प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में भी कई मेथड है और हाइब्रिडाइजेशन जो है संकरण है वो स्वपरागित फसलों में भी काम में लिया जाता है और परपरागित फसलों में भी काम में लिया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले अपने को हाइब्रिडाइजेशन के मेथड पढ़ने से पहले अपने को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यानी संकरण के बारे में पता होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी अपने को पता होना चाहिए, संकरण के प्रकार भी हमें पता होने चाहिए। तो अपने आज पहले डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार और हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया। उसके बाद हम बात करेंगे जो मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करें संकरण। देखो, संकरण द्वारा पादपों में सुधार कैसे होता है। जैसे दो अलग अलग लक्षणों के जो जनक है उनको अपने ले लेते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। सुपीरियर जो जनक होंगे उनको लेंगे अपने, उनके बीच क्रॉस करवाएंगे और उनसे अगर F1 सुपीरियर आता है, अच्छा आता है, तो उसका चयन करते हुए मतलब उसमें जो अच्छे गुण है उनका चयन करते हुए फिर लगाते हैं, फिर अच्छे का चयन करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर अच्छे का चयन करते हैं। तो इस तरह से एक अपने बढ़िया किस्म तैयार कर लेती है, जिससे बढ़िया किस्म तैयार कर लेते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं संकरण द्वारा सुधार या फिर इंप्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन। देखो, दो चीजें होती है, एक तो होती है हाइब्रिड वेराइटी और एक होता है इंप्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन। यानी एक तो संकर किस्म होती है, एक संकरण द्वारा सुधार होता है। पहले उसको समझना जरूरी है। अगर आप दो जनकों के बीच में क्रॉस करवा रहे ए और बी और उनसे जो जनरेशन मिलती है F1, अगर F1 अपने सीड के रूप में काम में ले रहे हैं, F1 को यानी AB को अगर अपने वेराइटी के रूप में काम में ले रहे हैं, तो ये हाइब्रिड वेराइटी है, क्योंकि हाइब्रिड हमेशा F1 ही होता है। फीमेल जो फर्स्ट होती है यानी प्रथम पीढ़ी होती है वही हमेशा क्या होती है, हाइब्रिड होती है। लेकिन संकरण द्वारा सुधार एक अलग चीज है। इंप्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से वेराइटी डेवलप करना और हाइब्रिड वेराइटी दोनों अलग अलग बातें। तो ये हाइब्रिड वेराइटी है, ठीक है, संकर वेराइटी। अब अपने बात करें इंप्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है। जैसे दो सुपीरियर जैसे जनक है ए और बी, इनके बीच क्रॉस करवाया, इनसे अपने को F1 जनरेशन मिला AB, F1 जनरेशन मिला, इसको हमने फिर लगाया और इसमें से जो सुपीरियर है वो रखे, इंफीरियर रिजेक्ट किए, फिर इसको लगाया, इसमें से सुपीरियर रखे, इंफीरियर रिजेक्ट किए, है ना। इस तरह से अपने क्या करेंगे, एक किस्म विकसित कर लेते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से वेराइटी विकसित की गई है, संकरण से वेराइटी डेवलप की गई है, न कि संकर वेराइटी है। तो इस बात का अंतर आपको विशेष ध्यान रखना है। हाइब्रिड है वो एक ही सीजन में तैयार हो जाता है, लेकिन जो संकरण से अपने वेराइटी डेवलप कर रहे हैं उसमें कई साल लग जाते हैं। जैसे जैसे मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे वैसे वैसे ये कहानी आपको समझ में आती जाएगी। लेकिन यहाँ संकरण द्वारा किस्म विकसित करना और संकर वेराइटी यानी हाइब्रिडाइजेशन से वेराइटी डेवलप करना और हाइब्रिड वेराइटी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरे हिसाब से आपके ये क्लियर हो गया होगा। अब अपने बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दो सुपीरियर जनक के बीच में अपने क्रॉस करवाते हैं, उनसे जो जनरेशन मिलती है उसमें सुपीरियर सेलेक्ट करते हुए कई पीढ़ियों तक उसके बाद अपने एक वेराइटी डेवलप कर देते हैं, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहा जाता है। ठीक है, अब अपने बात करें संकरण के प्रकार या क्रॉस के प्रकार में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो, एक होता है इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है अंतरा किस्मीय संकरण। अंतरा किस्मीय जो संकरण है, अंतरा मतलब अलग अलग। यहां पे देखो इंग्लिश में बोलते हैं इंटर, इंटर का मतलब होता है अलग अलग, ये ध्यान रखना है। इंटर INTER, इंटर का मतलब होता है अलग अलग। इसने लिखा है इंटरवेराइटल यानी अलग अलग किस्म के बीच में क्रॉस। किस्म अलग है, वेराइटी अलग है, लेकिन स्पीसीज एक ही है, जाति एक ही है। आपने किस्म सुनी होगी दशहरी, नीलम भी सुनी होगी, दोनों ही मैंगो की पॉपुलर वैरायटी है। मैंगो कौन सा, मेंजीफेरा इंडिका, दोनों ही वैरायटी किसकी है, मेंजीफेरा इंडिका। अब देखो, जब बोटनिकल नेम की बात करते हैं तो हम लिखते हैं मेंजीफेरा इंडिका, इसमें मेंजीफेरा जेनेरा यानी वंश है और जो इंडिका है वो क्या है, जाति है।
तो दोनों की जाति तो सेम ही है, वंश तो सेम ही है। जब जाति सेम है तो वंश तो सेम होना ही होना है, लेकिन किसमें अलग अलग है। अब देखो, जैसे हमने बात की दशहरी और नीलम का क्रॉस कराया, दोनों ही मेंजिफेरा इंडिका है। दशहरी और नीलम दो अलग अलग किस्में हैं मेंजिफेरा इंडिका की, इनके बीच में क्रॉस करवाया जिससे हमने किस्म विकसित की आम्रपाली। तो ये दो अलग अलग किस्मों के बीच में क्रॉस है, इसलिए अपने इसको इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, यानी अंतरा किस्मीय संकरण है, अलग अलग किस्मों में संकरण हो रहा है। लेकिन जाति तो क्या है, जाति तो एक ही है, तो अपने इसको और क्या बोल सकते हैं, इंट्रास्पेसिफिक क्रॉस। देखो ध्यान देने वाली है, INTRA, इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है एक में, और इंटर का मतलब होता है अलग अलग के बीच में। तो इंट्रास्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक का मतलब क्या है, एक ही जाति के मध्य। इंट्रास्पेसिफिक का मतलब एक ही जाति के मध्य। ये दोनों ही मेंजिफेरा इंडिका, इंडिका जाति है, दोनों ही इंडिका, एक ही जाति के बीच में क्रॉस हो रहा है, वेराइटी अलग अलग है। तो अपने इस इंटरवेराइटल क्रॉस को इंट्रास्पेसिफिक क्रॉस भी कहा जा सकता है, यानी अंतरा किस्मीय संकरण को अंतः जातीय, एक ही जाति के मध्य का संकरण भी कहा जा सकता है। जैसे मैंने इसका आपको एक पॉपुलर एग्जांपल बता दिया। तो ये हो गया सबसे पहले इंटरवेराइटल क्रॉस, यानी अंतरा किस्मीय, अंतरा जाति नहीं, अंतरा किस्मीय संकरण। और इसको अपने बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, इंट्रास्पेसिफिक क्रॉस। इंट्रास्पेसिफिक क्रॉस का मतलब क्या हुआ, अंतः जातीय संकरण, यानी एक ही जाति में संकरण। दोनों एक ही बात है, मतलब दोनों को अपने बोल सकते हैं। इंटरवेराइटल को आप इंट्रास्पेसिफिक बोल सकते हैं, यानी अंतरा किस्मीय को आप अंतः जातीय संकरण बोल सकते हैं। ये ज्यादातर जो मतलब क्रॉस होते हैं वो यही होते हैं। फसलों में अपने ज्यादातर क्रॉस करवाते हैं, नई वैरायटी डेवलप करने के लिए ज्यादातर अपने इंटरवेराइटल क्रॉस करवाते हैं। सबसे ज्यादा अपने अंतरा किस्मीय क्रॉस ही करवाए जाते हैं और इसी से किस्में विकसित की जाती है। पीछे हमने जेनेटिक पुल पढ़े थे, जीन पुल पढ़े थे। तो जीन पुल में क्या था, जीन पुल फर्स्ट में उनको रखा जाता है जिनके बीच में संकरण आसानी से हो जाता है। तो ये एक ही जाति के अलग अलग सदस्य है, ये जीन पुल फर्स्ट बनाती है, इनके बीच में क्रॉस बहुत आसानी से होता है, आसानी से क्रॉस करवाया जा सकता है। अब अपने बात करें डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन या डिस्टेंस क्रॉस, यानी दूरस्थ संकरण, यानी संबंध थोड़ा दूर का है। तो ये इंटरवेराइटल क्रॉस है, ये क्लोज हाइब्रिडाइजेशन है, यानी नजदीक का संबंध है, नजदीक का संबंध है, इसलिए इसमें क्रॉस आसानी से हो जाता है। अब आता है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, यानी दूरस्थ संकरण। दूरस्थ संकरण कौन सा होता है, जिसमें अलग अलग जाति के मध्य क्रॉस हो रहा हो या फिर अलग अलग वंश के मध्य क्रॉस हो रहा हो, तब अपने क्या बोल देते हैं उसको, दूरस्थ संकरण या डिस्टेंस क्रॉस या डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। ये दो प्रकार का होता है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले अंतरा जातीय, अंतरा मतलब अलग अलग, अलग अलग के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंटर। तो ये है इंटरस्पेसिफिक क्रॉस, यानी अंतरा जातीय संकरण। आपने भिंडी की दो पॉपुलर किस्में सुनी होगी, एक तो परभनी क्रांति, एक पंजाब पद्मनी। एक तो परभनी क्रांति और दूसरी आपने सुनी होगी पंजाब पद्मनी। देखो इन दोनों को कैसे तैयार किया गया है, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस, जो आप व्यावसायिक स्तर पर भिंडी लगाते हैं, इसका क्रॉस करवाया गया एबल मोस्कस मैनीहोट के साथ। ये जाति है एस्कुलेंटस और मैनीहोट जाति है। एबल मोस्कस है, ये वंश है यानी जेनेरा है, दोनों में एक ही जेनेरा है देख लो आप, लेकिन जाति अलग अलग है। इसका मतलब दो अलग अलग जातियों में क्रॉस है। एबल मोस्कस एस्कुलेंटस भिंडी का क्रॉस एबल मोस्कस मैनीहोट के साथ करवाया गया, यानी दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस करवाया। और इस क्रॉस से एक तो पंजाब पद्मनी किस्म विकसित की गई है, एक परभनी क्रांति किस्म विकसित की गई है। दोनों ही भिंडी यानी ओकरा की पॉपुलर वेराइटी है। तो ये एग्जाम्पल है आपका अंतरा जातीय संकरण का, यानी दूरस्थ संकरण के एक प्रकार का है। ठीक है, उसके अलावा हमने पीछे हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा था ना, यानी पादप प्रजनन का इतिहास पढ़ा था। उस इतिहास के अंदर अपने युग का ट्राइंगल पढ़ा था, जिसमें ब्रेसिका वंश की अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस अपने पढ़ा था। वो भी क्रॉस किसका एग्जाम्पल है, इंटरस्पेसिफिक क्रॉस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया दूरस्थ संकरण। दूसरा अपने बात करें इंटरजेनरिक क्रॉस। इंटर मतलब अलग अलग, जेनरिक का मतलब वंश, अलग अलग वंश के मध्य जो क्रॉस हो रहा है उसको अपने बोलते हैं इंटरजेनरिक क्रॉस। ये बहुत दूर का क्रॉस हो जाता है। जाति को भी अलग अलग जातियों को ही दूरस्थ संकरण बोला,
तो यहाँ तो वंश ही अलग अलग हो रहे हैं। ये संकरण बहुत दूर का होता है और ज्यादातर इसमें चांसेस ये बनते हैं कि जो संतति है वो स्ट्राइल उत्पन्न होने के चांसेस है, यानी उर्वर नए उत्पन्न होने के चांसेस है, यानी आगे उसका बीज है उसको लगाकर आप नया पौधा नहीं तैयार कर सकते हो, यानी स्टेरिलिटी उसमें देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल जैसे बताऊं अंतरावासीय संकरण का, तो टोमेटो और पोटैटो। टोमेटो का बोटैनिकल नेम क्या है? लाइकोप्रिस्कम एस्कुलेंटस। तो लाइकोप्रिस्कम एस्कुलेंटस जो है, तो यहां लाइकोप्रिस्कम है वो क्या है? जेनेरा है टोमेटो का। और पोटैटो का बोटैनिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो यहां एक का जेनेरा तो सोलेनम है, दूसरे का लाइकोप्रिस्टोन है, तो ये दोनों अलग अलग जेनेरा के हैं, यानी दोनों अलग अलग वंश के हैं। इनके बीच क्रॉस करवा के हमने तैयार किया पोमेटो। क्या तैयार किया? पोमेटो। तो पोमेटो हमने जो तैयार किया था उसका उद्देश्य ये था कि जो कंद है, मतलब नीचे वाला भाग है वो तो आलू जैसा हो और ऊपर वाला भाग टमाटर जैसा हो, यानी टमाटर जैसे फल आए और आलू जैसे उसमें नीचे कंद आए। इस उद्देश्य से ये क्रॉस करवाया था जिसको हमने पोमेटो बोला, टोमेटो और पोटैटो का क्रॉस। तो ये इंटरजेनेरिक क्रॉस का एग्जांपल है। तो ये हो गया यहाँ पे एक, ठीक है, क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन उसमें रखते हैं, एक तो अपने सिंपल क्रॉस और दूसरा रखते हैं कॉम्प्लेक्स क्रॉस। सिंपल क्रॉस बिल्कुल साधारण सा संकरण, कॉम्प्लेक्स थोड़ा जटिल है, मुश्किल है, उसको अपने बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स क्रॉस, यानी वो थोड़ा उलझ जाता है ना, तो उसको अपने बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स क्रॉस। सबसे पहले हम बात करें सिंपल क्रॉस या साधारण क्रॉस क्या होता है। इनब्रीड लाइन सुनी आपने? अगर दो इनब्रीड लाइन के बीच में क्रॉस होता है, अगर दो इनब्रीड लाइन के बीच में क्रॉस होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सिंपल क्रॉस बोल देते हैं। पीछे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इनब्रीडिंग क्या होती है। देखो A इंटू बी है ना, अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं, पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में अगर उनकी जनक कोई ना कोई एक जनक कॉमन था तो उसको इनब्रीड बोलते हैं। तो दो अलग अलग इनब्रीड लाइन के बीच में, अगर दो अलग अलग इनब्रीड लाइन के बीच में क्रॉस होता है, इनब्रीड लाइन ए और इनब्रीड लाइन बी, तो इसको अपने बोलते हैं सिंपल क्रॉस, साधारण क्रॉस है ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्रॉस कौन सा होता है? जिसमें दो से ज्यादा जनक शामिल हो जाते हैं या अलग अलग स्वभाव के जनक शामिल हो जाते हैं, तो अपने उसको क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स क्रॉस बोल दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स क्रॉस में अपने सबसे पहले बात करें डबल क्रॉस। देखो डबल क्रॉस या दोहरा संकरण क्या होता है? दो सिंपल क्रॉस, एक तो ये सिंपल क्रॉस है, यहां कर लेते हैं अपने बात, दो सिंपल क्रॉस कराए अपने, एक तो ए और बी का और दूसरा सी और डी का, यहां बी लिखते हैं गलत, सी और डी का करवाया, यानी दोनों ही लाइनें कैसी है? यहाँ पे ए और बी भी दोनों इनब्रीड लाइन है और सी और डी है, ये भी इनब्रीड लाइन है, इनके बीच क्रॉस हुआ है ना, तभी तो अपने साधारण क्रॉस बोल रहे हैं। तो दो हमने साधारण क्रॉस करवाए। अब दो साधारण क्रॉस से क्या हुआ? संतति कैसी मिली अपने इनको? ए और बी मिली, यहां पे कौन सी मिली? सी और डी। और अब अपने इनके बीच में क्रॉस करवा देते हैं, तो अब संतति कैसी मिली? ए बी सी डी मिली ना। अगर हम दो साधारण क्रॉस के बीच में, ये दो साधारण क्रॉस है, इनके बीच में क्रॉस करवा दें तो ये कौन सा हो जाएगा? डबल क्रॉस। कहने का मतलब इसमें चार इनब्रीड लाइन शामिल होती है, उसको अपनी क्या बोल देते हैं? डबल क्रॉस बोल दिया जाता है। अब बात आती है टॉप क्रॉस की, इंपॉर्टेंट है। देखो टॉप क्रॉस क्या होता है? एक तो इनब्रीड लाइन होती है, यानी अंतः प्रजनन लाइन होती है, एक ओपन पॉलिनेटेड लाइन होती है, एक तो इनब्रीड लाइन। जैसे मैं बात करूं, एक इनब्रीड लाइन ए है और इसका ओपन पॉलिनेटेड, जिसका पॉलिनेशन कंट्रोल नहीं है, पता ही नहीं है उसके जनक कौन से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह की, तो उसको अपने बोलते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। तो एक इनब्रीड लाइन के बीच में और एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में अगर क्रॉस होता है तो उसको अपने बोल देते हैं टॉप क्रॉस। तो ये यहां पे किसका एग्जाम्पल है? टॉप क्रॉस का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डबल टॉप क्रॉस। देखो डबल टॉप क्रॉस क्या होता है? डबल टॉप क्रॉस क्या होता है? एक तो सिंपल क्रॉस होता है, डबल टॉप क्रॉस में एक तो सिंपल क्रॉस ए इंटू बी का क्रॉस करवाया, तो इससे संतति कौन सी मिली? ए बी F1। एक तो होगा सिंपल क्रॉस और इस सिंपल क्रॉस का क्रॉस करवाएंगे हम एक इनब्रीड लाइन के साथ, ये जेड इनब्रीड लाइन है, तो यहां संतति कैसी उत्पन्न होगी? ए बी जेड उत्पन्न होगी ना। तो अगर इस तरह का कोई क्रॉस करवाते हैं तो उसको अपने बोलते हैं डबल टॉप क्रॉस,
यानी एक सिंपल क्रॉस के साथ एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का क्रॉस करवाया जाए तो अपने उसको क्या बोल देते हैं, डबल टॉप क्रॉस बोल दिया जाता है। उसके बाद आता है मल्टीपल क्रॉस। अब देखो ये ऊपर वाली कहानी समझ में आ गई है, चलो अपने यहां इस साइड बात कर लेते हैं। मल्टीपल क्रॉस, देखो ये 2 इनब्रीड लाइन है, फिर ये 2 इनब्रीड लाइन है, फिर ये 2 इनब्रीड लाइन है। थोड़ा छोटा लिख लेता हूं मैं यहां पे। देखो A इंटू बी 2 इनब्रीड लाइन है, यानी एक साधारण क्रॉस है, ये दूसरा साधारण क्रॉस है, ये तीसरा साधारण क्रॉस है, ये चौथा साधारण क्रॉस है। ठीक है, अब देखो यहां संतति कैसी आएगी, इस साधारण क्रॉस की ए बी, इस साधारण क्रॉस की कौन सी आएगी, सी डी, इस साधारण क्रॉस की संतति कौन सी आएगी, ई एफ, और इस साधारण क्रॉस की संतति कैसी आएगी, जी एच। अब ये 2 साधारण क्रॉस है, इनके बीच क्रॉस करवाया ए बी सी डी, ये 2 साधारण क्रॉस है, इनके बीच में क्रॉस करवाया, तो इसको अपने क्या बोल देंगे। अगर इसकी अपने इतने ही की ही बात करें तो पीछे हमने इसको तो डबल क्रॉस पढ़ा था पीछे इसको डबल क्रॉस, यानी 2 सिंपल क्रॉस के बीच में, ये 2 सिंपल क्रॉस है, इनके बीच में अगर क्रॉस हुआ तो। लेकिन अब क्या करेंगे, आगे इनके बीच और क्रॉस करवा देंगे। अब संतति कैसी मिली, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये संतति मिली ना अपने को। अगर हम इस तरह का क्रॉस करवाते हैं, यानी जिसमें 4 से ज्यादा इनब्रिड जनक, यानी 4 से ज्यादा अंतः प्रजनन लाइनें अगर शामिल कर लेते हैं जनक के रूप में, और उनके बीच में क्रॉस हो रहा है, यानी 2 साधारण क्रॉस से ज्यादा साधारण क्रॉस के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो अपने उसको क्या बोल देंगे, मल्टीपल क्रॉस बोल दिया जाएगा। क्या बोल देंगे उसको, अपने मल्टीपल क्रॉस बोल दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको यह भी कहानी समझ में आ गई होगी। अब एक क्रॉस आता है 3 वे क्रॉस। 3 वे क्रॉस, 3 वे क्रॉस क्या होता है, जैसे अनार की रूबी किस्म है वो 3 वे क्रॉस से विकसित की गई है। ए इंटू बी, एक साधारण क्रॉस, इसमें दोनों इनब्रीड लाइन है, एक साधारण क्रॉस और एक इनब्रीड लाइन। इनब्रीड, ओपन पॉलिनेटेड नहीं, अगर ओपन पॉलिनेटेड होती तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डबल टॉप क्रॉस। लेकिन अगर 3 जनक अपने शामिल करते हैं और तीनों ही इनब्रीड लाइन होती है, अगर किसी क्रॉस में 3 जनक शामिल करते हैं और तीनों ही अंतः प्रजनन लाइनें होती है, यानी इनब्रीड लाइन होती है, तो उनके मध्य होने वाले क्रॉस को अपने क्या बोलते हैं, 3 वे क्रॉस बोल दिया जाता है। तो ये इस तरह का जो क्रॉस होगा उसको अपने 3 वे। अब देखो इसमें जनक कितने शामिल हुए हैं, 3 जनक शामिल हुए हैं, इसलिए अपने क्या बोल दिया इसको, 3 वे। 2 जनक अगर इनब्रीड शामिल होते, अंतः प्रजनन होते तो सिंपल, 3 होते तो 3 वे, 4 होते तो डबल क्रॉस, 4 से ज्यादा होते तो क्या हो जाता, मल्टीपल क्रॉस। एक इनब्रीड और एक ओपन पॉलिनेटेड होता तो टॉप क्रॉस, एक सिंपल क्रॉस होता और उसके साथ एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होती, तब हम उसको क्या बोल देते, डबल टॉप क्रॉस बोल देते। अब देखो एक आता है पॉलीक्रॉस। पॉलीक्रॉस में क्या होता है, पॉलीक्रॉस के अंदर देखो, पॉलीक्रॉस है ये दिया था टेस्डल ने दिया था। टेस्डल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पॉलीक्रॉस दिया था 1942 के अंदर। देखो पॉलीक्रॉस होता क्या है, अगर हम O इंटू पी, Q इंटू आर, S इंटू टी और U इंटू वी, ये वेराइटियां शामिल करते हैं। ऐसा तो हम मल्टीपल क्रॉस में भी बात की थी, लेकिन मल्टीपल क्रॉस और पॉलीक्रॉस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पॉलीक्रॉस में जितने भी अपने जनक शामिल कर रहे हैं, पॉलीक्रॉस में अपने जितने भी जनक शामिल कर रहे हैं, 2 से ज्यादा जनक है, और 2 से ज्यादा जनक है वो सारे के सारे क्या है, ओपन पॉलिनेटेड है। तो ओपन पॉलिनेटेड 2 से ज्यादा जनकों के बीच में क्रॉस होता है, नहीं बहुत सारे ओपन पॉलिनेटेड जनकों के बीच में क्रॉस होता है, तब अपने इसको क्या बोल दिया जाता है, पॉलीक्रॉस बोल दिया जाता है। तो ये जो अपने एग्जांपल थे ये क्रॉस के टाइप थे या हाइब्रिडाइजेशन के टाइप थे। तो कई बार सीधा सीधा यहां से भी क्वेश्चन मतलब उठ जाता है, पूछ लिया जाता है। अब अपने बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की प्रक्रिया क्या है, संकरण में कौन कौन से चरण आते हैं, कौन कौन से स्टेप आते हैं, संकरण के समय कौन सी अपने को प्रक्रिया अपनाई जाती है और कौन कौन से चरणों से हमें गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने जब संकरण करवाते हैं, संकरण किसके बीच में करवा रहे हैं, यानी 2 जनकों के बीच में संकरण करवा रहे हैं, तो अपने बिना सोचे समझे तो उनका अपने चयन करने वाले नहीं है। तो सबसे पहले तो जनकों का चयन करेंगे, चॉइस ऑफ पेरेंट्स या सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ
पेरेंट्स या फिर अपने बोलते हैं जनकों का चयन। सबसे पहले अपने जनकों का चयन। देखो आप जब जनक का चयन करते हैं तब क्या करते हैं, सुपीरियर लक्षण देख के ही चयन करेंगे। हो सकता है उत्पादन के हिसाब से बढ़िया हो सकता है उसमें रोग प्रतिरोधकता हो सकता है वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के प्रति सहनशीलता हो सकता है उसमें किसी कीट का नुकसान न होता हो सकता है उसका कलर अच्छा हो सकता है उसका शेप अच्छा हो। चाहे क्वालिटेटिव चाहे क्वांटिटी, कैसी भी सुपीरियरिटी हमने उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन किया। अब सिलेक्शन करने के बाद क्या करोगे, इवोल्यूशन करोगे, यानी जनकों का मूल्यांकन करोगे। इवोल्यूशन ऑफ पेरेंट्स यानी जनकों का मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन करना क्यों जरूरी है। देखो जैसे ये पॉपुलेशन थी, ये बेस पॉपुलेशन थी, आपने यहां से क्या किया, जो इसमें से सुपीरियर था उसको आप यहां से निकाल के ले आए, जनक के रूप में लेके आए ना। अब आप इसको लगा के तो देखो ये सुपीरियरिटी सिर्फ यहां थी या फिर इसको लगाने पर दोबारा सुपीरियरिटी आती है। हो सकता है वहां किसी और कारण से सुपीरियरिटी दिखा रहा हो और आगे जब अपने इसको लगाएंगे वो वंशागत तो हो ही नहीं सुपीरियरिटी, यानी हेरिडिटी है ही नहीं उसकी, तो फिर इसके संकरण करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको एक या दो बार उस जनक को लगाकर उसका मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। तो आप उसका मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन के बाद क्या करोगे, अब इसको यहां पर मूल्यांकन है कर दिया आपने जिस क्राइटेरिया जिस मतलब उद्देश्य से इसको चुना था वो आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों जनकों के बीच में संकरण करवाने के लिए इनको लगाओगे, इनको ग्रो करोगे। अब इनको लगाने के बाद आपको देखो एक तो जनक रखना है फीमेल, है ना, एक तो आप लोगे फीमेल के रूप में काम में और दूसरा है वो आप किस रूप में काम में लोगे, मेल के रूप में काम में लोगे। जनरली अपने ब्रीडिंग में अगर नहीं दर्शाया होता कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है तो हमेशा पहले लिखा हुआ होता है वो फीमेल होता है, बाद में लिखा हुआ मेल होता है। अगर वो दर्शाया नहीं गया है तो, अगर वो दर्शाया गया है तो फिर वो कैसे भी लिख सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने इसको लगा दिया, लगाने के बाद क्या समस्या आएगी। अब देखो इसमें जो फूल है वो बाइसेक्सुअल, क्योंकि अधिकांश पौधों के अंदर जो फूल होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो इसमें फूल बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है यानी इसमें नर व मादा दोनों ही उपस्थित है, लेकिन हमें इस जनक को किस रूप में काम में लेना है, मादा के रूप में काम में लेना है। तो इसको मादा के रूप में काम में लेना है। तो अब आप क्या करोगे, इसका फूल परिपक्व होने से पहले ही इसके नर भाग को हटाना पड़ेगा। अगर नर को नहीं हटाया तो इसमें स्व निषेचन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एक ही बात है, स्व निषेचन। इसका नर इसी को निषेचित कर सकता है। तो फूल के मैच्योर होने से पहले, परिपक्व होने से पहले, आपको कैसे पता लगेगा फूल परिपक्व हो गया, अधिकांश फ्लावर जब खिलते हैं, फूल पहली बार खिलता है उसको बोलते हैं एंथेसिस, फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर। फूल के पहली बार खिलना क्या कहलाता है, एंथेसिस। तो एंथेसिस होने से पहले आप उसको चिमटी से खोलकर क्या करोगे, उसका जो नर भाग है उनको यानी पोलन जो परागकण है उनको निकाल दोगे। इस क्रिया को इमास्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमास्कुलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, विपुंसन कहा जाता है। तो विपुंसन की क्रिया करोगे, या तो विपुंसन करोगे, दूसरा एक तरीका यह होता है नरबंधिता उत्पन्न कर सकते हैं अपने केमिकली, रसायनों द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर अपने क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो जनक है ए, इसका किसी नरबंधे किस्म के साथ पहले क्रॉस करवाते हैं जिससे इसमें नरबंधेता आ जाती है। नरबंधेता का यानी मेल स्टेरिलिटी आ जाती है इसमें। तो या तो आपको इमास्कुलेशन करना पड़ेगा या पहले इसमें मेल स्टेरिलिटी यानी नरबंधेता उत्पन्न करनी पड़ेगी। नरबंधेता उत्पन्न करने के दो तरीके हैं। एक तो अनुवांशिक जो तरीका है उसमें क्या करोगे, इसका किसी मेल स्ट्राइल जो मतलब जाति है उसके साथ क्रॉस करवाओगे जिससे इसमें भी क्या आ जाएगी, नरबंधेता आ जाएगी। ये अपने अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे मेल स्टेरिलिटी वाला। तो नरबंधे का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन, यानी जिसके अंदर परागकण लायक नहीं होते निषेचन के, यानी फंक्शन होता ही नहीं उसमें निषेचन करने का, सिर्फ मादा है वही उर्वर होती है, नर उर्वर नहीं होगा कहने का मतलब। तो तब तो हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा फूल को खोलकर उससे परागकण निकालने के। कईयों के अंदर भौतिक विधि भी काम में लेते हैं, जैसे फूल को गर्म पानी में या ठंडे पानी में डीप कर देते हैं, या कईयों में रसायन भी काम में लेते हैं जैसे मेलिक हाइड्रोजाइड, Ga3 या अलग अलग तरह के रसायन है, मेलिक हाइड्रोजाइड वगैरह, तो उनका उपयोग करते हैं। तो उससे भी क्या होता है, नर होता है वो बंदे हो जाता है। तो फिर आपको ये फूल खोलकर चिमटी से निकालना नहीं पड़ेगा, फोर्सेप्स से निकालना नहीं पड़ेगा, यानी इमास्कुलेशन एक एक पौधे में नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बाय हैंड इमास्कुलेशन कर रहे हैं या हैंड इमास्कुलेशन कर रहे हैं, हाथ द्वारा विपुंसन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही लेबोरियस काम हो जाता है, यानी मेहनत ज्यादा लगती है, लेबर ज्यादा लगती है। तो कोई सा भी कर सकते हैं, हैंड इमास्कुलेशन कर सकते हैं,
इससे अगर आप किसी मतलब नर बंदे किस्म के साथ क्रॉस करवाते हैं तो इसको जेनेटिक इमास्कुलेशन बोलते हैं। केमिकल किसी रसायन का छिड़काव करते हैं तो केमिकल इमास्कुलेशन कर सकते हैं। किसी भौतिक विधि द्वारा गर्म पानी से या ठंडे पानी से कर रहे हैं तब फिजिकल इमास्कुलेशन कर सकते हैं। कोई भी आपने मेथड लिया, इसका नर बंदे करना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बी के अंदर क्यों नहीं करने की जरूरत है बताऊंगा अभी। अब देखो, आपने जैसे ये पौधा है और इसके फूल से नर भाग को आपने नॉन फंक्शनल कर दिया, यानी बिना फंक्शन का कर दिया या फिर निकाल दिया, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ ए और बी तो लगी हुई है ब्रीडर के यहाँ, या जो इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके यहाँ लगी हुई है, लेकिन आसपास किसी किसान ने हो सकता है सी वैरायटी लगा रखी हो ना। तो अगर सी वैरायटी के परागकण उड़कर इस पर गिर जाए तो हम तो किसके नर चाहते हैं? बी के चाहते हैं। नर है यानी परागकण किसके चाहते हैं? बी। नर बोले तो परागकण पोलन ग्रहण, तो मेल किसका चाहिए? हमें बी का चाहिए। लेकिन सी का आके इस पे गिर गया तो वो भी तो फर्टिलाइज कर सकता है। इस पर किसी और के परागकण न गिरे इसलिए क्या कर देंगे? बेगिंग कर देंगे। इसलिए अपने क्या करेंगे? बेगिंग करेंगे। बेगिंग करने का क्या फायदा होता है? इस पे किसी दूसरे के परागकण नहीं गिरते हैं। तो अपने प्रक्रिया में यहां पे लिख ही देते हैं, भी अपने उनको लगाया, उसके बाद अपने क्या करेंगे? इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन हिंदी में क्या बोल देते हैं? इसको विपुंसन बोल देते हैं। विपुंसन के बाद अपने क्या किया? जैसे ये खुद के नर से तो निषेचित नहीं होने वाली, क्योंकि हमने इसको नॉन फंक्शनल कर दिया या फिर इसको हटा दिया। हम क्या करेंगे अब? बेगिंग। यानी बेगिंग का मतलब उसके ऊपर थैली चढ़ाना। थैली चढ़ाना। थैली किसकी काम में लेते हैं? अपने कागज की थैली काम में लेते हैं, जाहिर सी बात है। बेगिंग करने के बाद अब क्या करेंगे? जब इसका फूल परिपक्व हो जाएगा, इसके नर परिपक्व हो जाएंगे, उन परागकणों को लाएंगे और किस पर डाल देंगे? वो बेग हटाएंगे और इस ए पर डाल देंगे। बेग हटाएंगे और इस ए पर डाल देंगे तो अब एक पर किसका नर आया? बी का, यानी ए बी का क्रॉस है, जाहिर सी बात है। तो अब हम बेगिंग करने के लिए, बेगिंग के साथ साथ एक काम और भी किया जा सकता है। देखो, पता तो रहे ना, ये ए किस्म है, इससे हमने विपुंसन कर दिया है, इस पे हम बी के परागकण गिने, ये सारी चीजें लिखनी होती है। कौन सी लाइन का कितने नंबर प्लांट का क्रॉस किसके साथ हुआ है, तो उस पर हम क्या कर देते हैं? टैगिंग। टैगिंग का मतलब होता है टैग लगाना। टैगिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे टैग लगाना। तो इस पर हम टैग लगा देंगे, ठीक है, थैली चढ़ाते समय। उसके बाद हम क्या करेंगे? बी के नर लाएंगे और किस पे डाल देंगे? ए के डाल देंगे, ठीक है, पोलिनेशन करवा देंगे। अब हमने क्या करवा दिया? पोलिनेशन करवा दिया, यानी परागण करवा दिया। कौन सा परागण? कंट्रोल, जो हमें चाहिए वो करवाया हमने, किसी दूसरे का नहीं करवाया। अब पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद में फल बनेगा, उसमें बीज बनेगा, है ना। बीज बनने के बाद अपने जब वो पौधा बीज पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, फल बीज परिपक्व हो जाएगा, तब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कटाई। हार्वेस्टिंग के बाद अपने क्या कर लेंगे? थ्रेसिंग कर लेंगे। थ्रेसिंग का मतलब होता है मंडाई, यानी दाने और छिलके को अलग करना। दाने और छिलके को अलग कर लिया, उसके बाद जो हमें दाना मिला यानी सीड मिला, बीज मिला, वो हमारा F1 है। अगर हम इस F1 को ही लगा रहे हैं तब तो ये हाइब्रिड है, और आगे इसमें फिर सुधार कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन है, फिर क्या है? संकरण है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है। पहले जनकों का चयन करेंगे, फिर उनका मूल्यांकन करेंगे, फिर उनको लगाएंगे, फिर उसमें इमास्कुलेशन विपुंसन करेंगे, फिर बेगिंग करेंगे, फिर टैगिंग करेंगे, फिर इसमें परागण करवाएंगे, फिर इसमें फूल बनेगा, फल बनेगा, परिपक्व हो जाएगा, तब उसकी हार्वेस्टिंग कटाई करेंगे, फिर थ्रेसिंग करेंगे, दाना और छिलका अलग करेंगे, जो हमें बीज मिलेगा वो F1 जनरेशन का बीज है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की पूरी प्रक्रिया ये रहती है। अब अपने बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से सुधार कैसे करते हैं, उसके लिए अपने कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं, वो अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आपको नरबंध्यता का भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया नॉन फंक्शनल फॉर्म में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नरबंध्यता। तो नरबंध्यता कई प्रकार की होती है, वो भी अपने आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।